गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे प्लांट वाटर रिलेशंस। हमने देखा कि सबसे पहले फर्स्ट हमने देखा वाटर नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अगला था डिफ्यूजन और फैक्टर्स थे कुछ डिफ्यूजन को लेकर के। पहला कौन सा वो था फैक्टर्स, टेम्परेचर था, दूसरा था घनत्व और ग्रेडियंट प्रेशर। ये तीन थे उसको क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले। लास्ट में हमने देखा था इसको प्रभावित वो विसरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। आज बात करने वाले अपन परमेबिलिटी। परमेबिलिटी हिंदी में इसको पारगम्यता। देखिए इट इज सेल ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म, सीपी। in the cells entry of the materials and exit of the materials। किसी भी सेल में कोई भी मटेरियल प्रवेश कर रहा है और उससे बाहर निकल रहा है तो सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक विशेष जो गुण है, करेक्टर्स है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली में कोशिका के अंदर किसी पदार्थ की एंट्री और उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया है, वह सेल मेम्ब्रेन के एक विशेष जो गुण है उस पर डिपेंड करती है। उसी क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका के अंदर किसी भी कोशिका का एंट्री और एग्जिट्स कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है। सेल मेम्ब्रेन के एक विशेष गुण परमेबिलिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। उसे क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीन यहाँ वो है टर्म्स। पहले दो टर्म समझो, सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब वाटर और सॉल्यूट मतलब वाटर में डिजॉल्व कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी अशुद्धि हो सकती है, चीनी का घोल हो सकता है, चीनी हो सकती है, नमक हो सकता है ना, शुगर हो सकती है और साल्ट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अर्थात वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो मटेरियल्स होता है वो क्या हो गया, सॉल्यूट कहलाता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए जो प्लांट्स के अंदर जो किसमें, प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो दोनों है उनके क्या करती है, पैसेज प्रदान करती है, रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, तो सच मेम्ब्रेन मूव्स टू अक्रॉस द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इट इज कॉल्ड परमेबल मेम्ब्रेन। ये किस में होती है, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में होती है। शर्त क्या रखी है मैंने, सच मेम्ब्रेन मूव्स टू अक्रॉस द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, दोनों को क्या कर रही है, पैसेज प्रदान करती है, दोनों को रास्ता प्रदान करती है। ठीक है, तो जिससे सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पैसेज आर पार या गुजर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, वो परमेबिलिटी हो गई, पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किस में है, सेल वॉल में है, उसका भित्ति बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, अब देखिए जो एनिमल सेल्स है, कौन सी सेल्स, एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी झिल्ली है, ऐसी मेम्ब्रेन है, सच मेम्ब्रेन
सच मेम्ब्रेन हुज टू मूव अक्रॉस द मोर सॉल्वेंट देन लेस सॉल्यूट। इसके लिए तो क्या होती है, अधिक वो होती है, परमेबल होती है। इसके लिए क्या होती है, कम परमेबल होती है। किस में होती है वह, एनिमल सेल्स और प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली सॉल्यूट के लिए क्या होती है, अधिक परमेबल होती है, और जो सॉल्यूट है उसके लिए क्या होती है, कम पारगम होती है। इसके लिए अधिक मोर क्या होती है, सॉल्वेंट परमेबल होती है, उसके लिए क्या होती है, लेस क्या होती है, परमेबल होती है। तो ऐसी में जो झिल्ली होती है वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियली परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। डिफरेंशियली परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है जो सॉल्वेंट के लिए क्या होती है, मोर क्या होती है, परमेबल होती है। इसके लिए क्या होती है, लेस परमेबल होती है। इसके प्रति क्या होती है, मोर परमेबल होती है, और इसकी क्या होती है, लेस परमेबल होती है ना। इट इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशियली परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल, चयनात्मक झिल्ली, चयनात्मक पारगम झिल्ली है ना। इसको कहते हैं विविधात्मक पारगम झिल्ली। उदाहरण क्या है इसका, एनिमल सेल्स और या फिर जो एनिमल सेल्स होती है उसमें क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका एक उदाहरण टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कैसी मेम्ब्रेन्स होती हैं, डिफरेंशियली परमेबल होती हैं या सेलेक्टिव परमेबल होती हैं। अच्छा, अब ये जो एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स ऐसी कुछ परिस्थितियों में कैसी होती है, इसको तो इसकी प्रति क्या होती है, परमेबल होती है। लेकिन जो सॉल्यूट है इसकी प्रति क्या होती है, बिल्कुल कैसे होती है, अपारगम होती है ना। तो जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्वेंट की प्रति क्या है, परमेबल है। लेकिन जो सॉल्यूट है उसमें तो क्या है, बिल्कुल इम्परमेबल है। कैसी है, इम्परमेबल। इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल। एनिमल सेल्स कुछ परिस्थितियों में, कुछ कंडीशंस में जो सॉल्वेंट है, जल है, जल के अणु है, उसके लिए क्या होती है, परमेबल होती है। और जो सॉल्यूट है उसके लिए क्या होती है, इम्परमेबल अर्थात अपारगम होती है। तो तब उसे कहते हैं सेमी परमेबल। हिंदी में कहें इसको अर्धपारगम झिल्ली है ना। तो सेमी परमेबल कैसे मेबल होती है, जो सॉल्वेंट है उसको तो क्या कर सकती है, परमेबल होती है, उसके प्रति उसको पैसेज प्रदान करती है। लेकिन जो सॉल्यूट है उसको पैसेज प्रदान नहीं करती है। अर्थात कैसी होती है, वो इम्परमेबल होती है ना। तब ऐसे उसे क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। उदाहरण क्या है इसका, वही एनिमल सेल्स अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट कह सकते हैं। सॉरी, टोनोप्लास्ट नहीं, सिर्फ क्या है, एनिमल सेल्स या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसकी ये जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कैसी मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक बच्चों, अब अगली आती है सच मेम्ब्रेन्स हुज नॉट पैसेज सॉल्वेंट और नॉट सॉल्यूट। ना तो इसको गुजरने देती है और ना ही इसको क्या करती है, रास्ता प्रदान करती है। ऐसी जो मेम्ब्रेन कहलाती है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। सॉल्यूट को भी, सॉरी सॉल्वेंट को भी एंड सॉल्यूट को भी, दोनों को पैसेज प्रदान नहीं करती है। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के प्रति क्या होती है, अपारगम होती है, और जो सॉल्यूट है उसको भी पैसेज प्रदान नहीं करती है ना। दोनों क्या कर रही है, पैसेज प्रदान नहीं कर रही है। तब उसे क्या कहते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ना तो इससे क्या है, सॉल्वेंट सच मेम्ब्रेन्स such membrane whose not passage to solvent and solute, it is called impermeable membrane। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल समझो, कोर सेल्स एंड क्यूटिकल सेल्स। दोनों सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, दोनों सेल्स कैसी होती हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं।
अपारगम झिल्लियाँ होती है कौन कौन सी कोशिकाएं, कॉर्ड सेल्स, और कौन सी कोशिकाएं, क्यूटिकल सेल्स। क्यूटिकल सेल्स कहाँ होती हैं, जो प्राणियों की जो ऊपरी त्वचा होती है, ऊपरी जो लेयर्स होती है वो कौन सी कोशिका होती हैं, क्यूटिकल सेल्स होती हैं। और जो कॉर्ड सेल्स क्या होती हैं, कोश जो उनकी प्लांट्स की जो जड़ होती हैं उनमें कौन सी कोशिका होती हैं, कॉर्ड सेल्स होती हैं ना। उनका सेक्शन काट के देखें अपन तो वहाँ पर कॉर्ड सेल्स दिखाई देती हैं। और तो इस तरह से ये हुआ, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है दोनों क्या कर रही हैं, पैसिव प्रदान करती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, परमेबल मेम्ब्रेन। उदाहरण क्या हो जाए इसका, सेल वॉल। सिर्फ जो सेल वॉल है वही दोनों क्या कर रही है, रास्ता प्रदान करता है, पैसिव प्रदान करता है, तो इसे कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। और इधर देखो जो एनिमल सेल्स है, एनिमल सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और टोनोप्लास्ट है, वह टोनोप्लास्ट इसके लिए तो क्या है, अधिक पारगम्य है, इसको इसके प्रति क्या है, अधिक परमेबिलिटी है, इसके प्रति क्या है, कम परमेबिलिटी है, लेस परमेबिलिटी एंड सॉरी देन मोर देन, इसकी ज़्यादा है, इससे क्या है, कम है, ठीक है। सॉलिड के प्रति क्या है, लेस है, इसके प्रति क्या है, मोर परमेबल है। तो ये क्या हो गई, इसे कहते हैं डिफरेंशियली परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट है उसके प्रति क्या होती है, परमेबल होती है, लेकिन जो सॉल्यूट है उसके प्रति क्या होती है, कम पारगम होती है, सॉरी पूरी तरह से क्या होती है, इम्परमेबल होती है, अपारगम होती है। सच मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड लास्ट में है ऐसी मेम्ब्रेन जो कि ना तो सॉल्वेंट से और ना ही सॉल्यूट से क्या करती है, सॉल्यूट का रास्ता प्रदान करती है, दोनों प्रति क्या है, ये जो परमेबल है उसे क्या कहते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया इसका, कॉर्ड सेल्स एंड क्यूटिकल सेल्स, ठीक। तो ये थी परमेबिलिटी। अब अगली जो टॉपिक है वो क्या आता है, ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस हिंदी में कहें इसको परासरण, ठीक है। ऑस्मोसिस मतलब परासरण की क्रिया। देखिए अगर मैं किसी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा क्या करते हैं, जो डिफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्यूज। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अर्धपारगम झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके द्वारा विलायक के अणुओं का क्या करना, हाई कंसंट्रेटेड क्षेत्र से टू लो कंसंट्रेटेड क्षेत्र के क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका डिफ्यूजन होता है, क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज, ठीक है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर रहा है, जो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या करते हैं, वो डिफ्यूज होते हैं, विसरित होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो क्रिया है, इट इज सेम ऑफ
द डिफ्यूजन इट इज सेम ऑफ द डिफ्यूजन। ये जो प्रक्रिया है, इट इज प्रोसेस, जो डिफ्यूजन है उससे क्या है, समान है ऑस्मोसिस की क्रिया। अर्थात बी कॉल्ड जो डिफ्यूजन एज वेल एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो क्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम एक जो एक्सपेरिमेंट है उसके द्वारा शो कर सकते हैं। उसका जो नेम है वो क्या है, थिस्टिल फनल एक्सपेरिमेंट। ऑस्मोसिस की जो क्रिया है उसको डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं थिस्टिल फनल एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। ये जो थिस्टिल फनल एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, इसके द्वारा हम जो ऑस्मोसिस की क्रिया है उसको समझा सकते हैं, उसको डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए मैं एक यहाँ फिगर बना रहा हूँ। It is inverted funnel, उल्टी कीप। It filled with solution of sugar। ये क्या है, थिस्टिल फनल, ये है थिस्टिल फनल। और ये है शुगर सॉल्यूशंस। थिस्टिल फनल फिल्ड विद शुगर सॉल्यूशंस। इट्स जो माउथ है, इट्स माउथ टाइड विद पार्चमेंट पेपर। ये क्या है, पार्चमेंट पेपर। We take inverted थिस्टिल funnels, it filled with sugar solutions and its mouth tied with parchment paper। इसका जो मुंह है उसको किस बांध देते हैं अपन, पार्चमेंट पेपर से बांध देते हैं। It is work as semi permeable membrane, semi permeable membrane। And now the funnel put pot filled with water। अब मैंने क्या किया, इस जो फनल है उसको किसी पात्र में रख दिया जो जिसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर छोड़ दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिया। बाहर क्या है, इसमें जल भरा हुआ है, अंदर क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है, और ये क्या है, इसका जो माउथ है वो क्या है, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया है, जो कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली, उसकी तरह क्या करती है, कार्य करती है। और इसको मैंने क्या किया, लॉन्ग टाइम के लिए क्या छोड़ दिया। ठीक है, एंड और क्या करते हैं हम, जो शुगर का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है वो क्या कर लेते हैं अपन, नाप लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ लेवल of sugar solution
लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशंस इन बिगनिंग लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशंस एक्सपेरिमेंट इसका जो शुगर का जो लेवल इसको क्या करें अपन चिन्हित कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं इसको समय के लिए। वही शुगर सॉल्यूशंस इन्वर्टेड फनल तो जो ये जो पार्चमेंट पेपर है, इस पार्चमेंट पेपर से क्या हुआ, ये जो पार्चमेंट पेपर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसकी तरह क्या वर्क करता है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए और इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। शुगर जो सॉल्यूशन है उसमें अगर एंट्री कर जाते हैं, इससे क्या होता है, शुगर का जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड शुगर लेवल एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वही चीज़ें हैं, वही फनल हो गई, ये शुगर सॉल्यूशंस है और ये पार्चमेंट पेपर है और ये जल हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर मैं क्या लूँ, एक लेता हूँ क्या, उल्टी क्या है, इन्वर्टेड क्या फनल लूँ, उसमें क्या भर दिया मैंने, शुगर सॉल्यूशन भर दिया और उसमें क्या किया, और उसका जो माउथ है उसको कैसे बांध दिया मैंने, पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। और पार्चमेंट पेपर से बांध करके और इसमें इसको हम एक जल से भरे पात्र में रख देते हैं, पॉट में रख देते हैं और रखने के बाद उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पार्चमेंट पेपर है, उस पार्चमेंट पेपर से जल के अणु क्या करते हैं, बाहर जो शुगर का सॉल्यूशंस है, सॉरी अंदर शुगर का सॉल्यूशंस है, वो जल के अणु इसके अंदर प्रवेश करने लगते हैं, एंट्री करने लगते हैं, जिससे जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इट इज़ शो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो क्रिया हमने दिखाई, इसके द्वारा क्या होता है, ऑस्मोसिस की क्रिया शो होती है ना। और ऑस्मोसिस की क्रिया का प्रदर्शन हम अपने जो घर है, होम है, उस पर भी कर सकते हैं। क्या लेकर के, एक पोटैटो लेकर के और उसको हम वी आकार की जो नोक होती है, खाँच होती है, उसमें काट करके उसमें क्या भर लें, हम शुगर सॉल्यूशन भर दें, चीनी का जो विलयन है उसको भर दें और बाहर उसको किसी जल से भरे पात्र में रख देते हैं और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं। तो और इसकी जो इस पर क्या लगाते हैं अपन, आलपे लगाते हैं आलू पर, जिससे क्या कर लेते हैं अपन, इसका जो शुगर का जो लेवल वो नोट कर लेते हैं और कुछ समय बाद जहाँ हमने जो नोट किया था इसका लेवल वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो ऐसा नहीं है कि इसको अपन सिर्फ लेबोरेटरी में करें, इस प्रयोग को अपने घर पे भी कर सकते हैं, इस पर होम पर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये हम देखते हैं कि जो शुगर सॉल्यूशंस है, वह शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वह बढ़ जाता है, किसके द्वारा, सेमी जो परमेबल मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, पार्चमेंट पेपर, उसके द्वारा जो जल के वाटर मॉलिक्यूल्स है अर्थात सॉल्वेंट है, वह इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं और क्या होता है, इसका जो शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इट शो ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक बच्चों, तो ये था ऑस्मोसिस की क्रिया, ऑस्मोसिस परासर की क्रिया। अब देखिए, अब आता है इसमें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के प्रकार। ऑस्मोसिस का प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको तीन जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ऑस्मोसिस के जो प्रकार हैं,
उससे पहले मैं आपको 3 जो तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देयर आर 3 टाइप सॉल्यूशंस। फर्स्ट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। Second is hypertonic solution. And third is isotonic solution. We now hypertonic solutions। देखिए क्या है, मैंने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, कोई भी सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन में क्या रखी, कोई कोशिका रखी, मैंने सेल रखी, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, सारी चीज़ें होती हैं। बाहर क्या लिया मैंने, कोई सॉल्यूशन लिया, ये तो है सॉल्यूशन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, सीपी। वो इसमें वही बात ले लूँ मैं इधर, वही सॉल्यूशन साइटोप्लाज्म। तो इधर भी लेता हूँ इसकी तरफ, वही सेल और सॉल्यूशंस और साइटोप्लाज्म। अब देखो इसकी जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो कंसंट्रेशन है, वो क्या है, ज़्यादा है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। देखिए सच सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशन लेस मोर साइटोप्लाज्म। ऐसा जो बिलियंस जिसकी जो कंसंट्रेशन वो क्या है, कम है, किसके बजाय, देन साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इन दिस प्रोसेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर द वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, अगर जो अंदर का जो वो है कंसंट्रेशन, सांद्रता, वो क्या हो, कम है। सॉल्यूशन की जो सांद्रता वो क्या है, कम है, और जो साइटोप्लाज्म है उसकी जो कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो जो जल के अणु है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, जो सेल्स है, जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो इट प्रोसेस कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। सच सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशन लेस देन साइटोप्लाज्म एंड इट प्रोसेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इंटर द साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इधर देखो, अब इसमें देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें तो क्या थी, जो कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी, वो क्या थी, कम थी। इसकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, और जो सॉल्यूशंस है उसकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी, अधिक होगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा कि सच सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशन मोर देन साइटोप्लाज्म। इन प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स exits in the solutions। भाई इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, इसी किसकी, बिलियर की, सॉल्यूशंस की, और जो साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तब ऐसी अवस्था में क्या होगा, जल के जो अणु है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइटोप्लाज्म से क्या होंगे, बाहर जो बिलियन है उसमें आने लगेंगे, तो जो कोशिका क्या होगी, कोशिका सिकुड़ने लगती है, कॉन्ट्रैक्टेड होने लगती है कोशिका, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म कोशिका के सेंटर्स में या किसी कोने में इकट्ठा या कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हुज सॉल्यूशंस, सच सॉल्यूशंस हुज कंसंट्रेशंस मोर देन साइटोप्लाज्म एंड इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जिट्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स in the solution, it is called hypertonic solutions। अब यहाँ देखो अगले में
आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस है इन दोनों की जो कंसंट्रेशन वो क्या होगी, समान होगी। साइटोप्लाज्म की भी समान होगी और जो सॉल्यूशंस है उनकी जो कंसंट्रेशन क्या होगी, समान है। तो कंसंट्रेशन समान दोनों की, इसकी भी समान है, इसकी भी समान, दोनों की क्या है, सेम है। तो सच सॉल्यूशंस whose concentration same solute and solutions या solutions and cytoplasm, it is called isotonic solutions। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन क्या है, जो सॉल्यूशंस जो क्या है कंसंट्रेशन कम है, लेस है, इसी क्या है, अधिक है, मोर है। तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे और जो कोशिका है वो सेल से क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी, ट्रगर हो जाएगी। और इधर देखो जो इधर जो सेल्स है उसका जो साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन क्या है, कम है। जो बिलियन है सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। इससे क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो साइटोप्लाज्म से क्या बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, कोशिका कांटेक्ट होगी और इन दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो दोनों की जो कंसंट्रेशन क्या होगी, समान होगी, है ना। साइटोप्लाज्म की भी समान होगी और जो सॉल्यूशंस है उसकी भी क्या होगी, समान होगी। इसका उदाहरण समझो, एग्जाम्पल समझें। अगर हम किसी किशमिश को या किस में रखते हैं, जल में रखें, वाटर में रखें तो क्या होती है, वो फूल जाती है, किसी कारण, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण। अगर उस जो फूली हुई किशमिश को किस में रखते हैं, नमक के घोल में रखते हैं या चीनी घोल में रख दें, तो क्या होगा, जो क्या होती है वो फट जाती है। तो इट इज प्रोसेस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तीनों तरह क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। अब हम वापस से आते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अभी बात की थी ना हमने टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ये टर्म आपको समझना जरूरी था, तभी आपके समझ में ये चीज आएगी। अब टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। पहला है एंडोस्मोसिस एंड दूसरा है एक्सोस्मोसिस। तो पहला पढ़ रहे हैं अपन एंडोस्मोसिस। कोई प्लांट सेल्स है, कौन सेल्स है, प्लांट सेल्स को कहाँ रखता हूँ बेटा, कहाँ रखता हूँ, हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें रखता हूँ। तो बताओ क्या होगा, जो सेल्स क्या होगी, सेल के अंदर क्या होंगे, जल के अणु क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, जल के अणु वाटर के मॉलिक्यूल से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। if put on plant cells on hypotonic solutions, water molecules moves to the plant cells। क्यों करें, क्योंकि विलयन कैसा है, हाइपोटोनिक है, अल्पराशि विलयन है ना। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को मैं। तो यदि किसी पादप कोशिका को किस में रखना हूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूँ, तो क्या होता है, जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे क्या करते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, एंट्री करने लगते हैं। इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस, अंतः परासरण। और दूसरा है एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। वापस से वही प्लांट सेल्स, और कहाँ रखता हूँ इस बार में, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसमें रख रहा हूँ। we take plant cells and put on hypertonic solutions. Water molecules comes out from the plant cells continuously,
जो जल के अणु हैं वो क्या होंगे, कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं। इसमें तो प्रवेश कर रहे थे क्योंकि इसमें विलयन कैसा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब इसमें जो देखो यह जो प्लांट सेल्स है इसमें किसको खा रहा हूँ मैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख रहा हूँ। तो क्या होगा, जो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, जो प्लांट सेल्स है उससे बाहर निकलने लगेंगे। क्या करेंगे, उससे बाहर निकलने लगेंगे। इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, है ना, इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस एंड इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसका एग्जांपल सुनो, जो किशमिश होता है उसको खा रखा हूँ मैं, जल में रखा हूँ तो क्या होती है, वो फूल जाती है। और फूली इसको तो सुनो, जो फूली हुई किशमिश है, इसमें सुनो एक्सोस्मोसिस में फूली हुई किशमिश है, उसको खा रखा हूँ मैं, नमक में रख दूँ या चीनी में रख दूँ, तो जो फूली हुई किशमिश का नमक या साल्ट में रखने पर क्या होता है, वो फट जाती है। इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी घटना होती है, बाह्य परास्तरण या एक्सोस की घटना घटित होती है। किसके कारण, वो क्या था, वो था हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। कौन सा, नमक या जो चीनी है, और जो जल क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, इंपॉर्टेंसी ऑफ ऑस्मोसिस। Importance of osmosis for the plants. Importance of osmosis for the plants. मुख्य रूप से जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या इंपॉर्टेंट महत्व इसका, देखिए पहले क्या इंपॉर्टेंस है, जो पौधों के जो रूट हेयर होते हैं, जल केशिकाएं, जल रूट बाल केशिकाएं, वो या फिर जड़ केशिका हो सकते हैं, उसको रूट हेयर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है बाल के समान, जो क्या होती है, रूट में होती है। तो रूट हेयर के अंदर जो वाटर का जो स्थानांतरण है, वाटर मॉलिक्यूल से जो ट्रांसफर होता है, किस कारण होता है, ऑस्मोसिस के कारण होता है। ठीक है, तो इन द रूट हेयर्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसलेट फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो रूट हेयर्स के अंदर जो वाटर का जो ट्रांसलेशन है, स्थानांतरण है, वो किस कारण होता है, ऑस्मोसिस की क्रिया के कारण होता है। नंबर 2 सुने, एंड जो पादपों के जो विभिन्न भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स पार्ट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, प्लांट्स पार्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट फ्रॉम द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में जो जल का जो स्थानांतरण होता है वो किस कारण होता है, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो प्लांट जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेट होता है, वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा होता है। नंबर 3 है प्लांट्स यंग सेल्स। प्लांट्स यंग सेल्स वाटर मॉलिक्यूल्स वही ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेट पौधों की जो यंग सेल्स होती हैं उनमें भी क्या जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जो ऑस्मोसिस क्रिया है उसके द्वारा होता है। और जो टर्बिडिटी है, प्लांट्स की जो टर्बिडिटी है, स्फीत अवस्था, स्फीत जो फेज कह सकते हैं अपन, अर्थात कोशिकाओं के
कोशिका अपने आप में क्या करना, फूली अवस्था में रहना, स्वस्थ अवस्था में रहना। ये कौन सी अवस्था है, ये है स्फीत अवस्था, टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी स्टेज के लिए कौन सी क्रिया जरूरी है, ऑस्मोसिस क्रिया जरूरी है। टर्बिडिटी के लिए भी क्या जरूरी है, ऑस्मोसिस की जो क्रिया है वो जरूरी है ना। अगर टर्बिडिटी नहीं होगी, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं होगा तो क्या, ये क्या हो जाएगी, कोशिका फ्लेक्सिड हो जाएगी, स्लथ हो जाएगी। तो पौधों के लिए टर्बिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऑस्मोसिस क्रिया है वो बहुत ज़रूरी है। जो और इसके अलावा टर्बिडिटी क्रिया है, टर्बिडिटी क्रिया पौधों की जो बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये किस पर डिपेंड करती है, ऑस्मोसिस पर। इसके अलावा देखो, जो पौधों का जो फ्रीजिंग क्रिया होती है, पौधों में फ्रीजिंग एंड डेसिकेशन रेसिस्टेंट करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए पौधों के पौधों के अंदर कौन सी क्रिया होती है, फ्रीजिंग अर्थात हिमीकरण, डेसिकेशन मतलब शुष्कन की क्रिया को रेसिस्टेंट करने के लिए जो ऑस्मोसिस क्रिया है वो क्या है, जरूरी है। रेसिस्टेंट मतलब प्रतिरोध करना। अगर ये क्रिया नहीं होगी, ऑस्मोसिस क्रिया नहीं होगी तो पौधे क्या होंगे, फ्रीजिंग हो सकते हैं, जम सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, डेसिकेशन अर्थात शुष्कन की क्रिया हो सकती है। तो इट इज इम्पोर्टेंसी ऑफ ऑस्मोसिस। पहला क्या है, रूट हेयर के अंदर जो वाटर का जो ट्रांसलेशन किसके द्वारा होता है, यही क्रिया के द्वारा होता है। कौन सी क्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा। दूसरा है पौधों के अंदर जो जितने भी प्लांट पार्ट्स होते हैं उनमें जल का जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसलेशन होता है ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा होता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो प्लांटों की जो यंग सेल्स होती हैं, तरुण कोशिकाएं होती हैं, उनमें भी जो जल का जो स्थानांतरण है उसके जो ऑस्मोसिस क्रिया है उसके द्वारा संपन्न होता है। और पौधों में जो टर्बिडिटी अवस्था है, स्फीत अवस्था, उसको बनाए रखने के लिए ऑस्मोसिस क्रिया आवश्यक है। ऑस्मोसिस क्रिया विभिन्न जो पौधों की महत्वपूर्ण जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक होता है, और टर्बिडिटी डिपेंड करता है ऑस्मोसिस पर। एंड पौधों को रेसिस्टेंट से फ्रीजिंग एंड डेसिकेशन से रेसिस्टेंट करने के लिए जो ऑस्मोसिस क्रिया है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये था इम्पोर्टेंसी ऑफ ऑस्मोसिस फॉर द प्लांट्स। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।